नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक पांडे और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने लर्नेबल चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री के एमसीक्यूज क्लास 9th नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर को के 30 एमसीक्यूज को अटेंड करेंगे। उनका बहुत विस्तृत विश्लेषण करेंगे, बहुत अच्छे से उन्हें समझेंगे। और आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी संधि जर्मनी के लिए कठोर और अपमानजनक शांति थी। ठीक है, मतलब ऐसी कौन सी संधि थी, ठीक है, तो जिसमें जर्मनी के लिए जो कठोर और अपमानजनक रही। ठीक है, तो क्या था दरअसल कि 1914 से 1918 के बीच आपको पता है कि पहला फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। ये बात आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो उस वक्त क्या हुआ जब जर्मनी हार गया, ठीक है, कि अब कठोर और अपमानजनक शांति कुछ ऐसा हुआ होगा उसके साथ जो उसके लिए लॉस के जैसा था। ठीक है, और बेइज्जती ऊपर से हुई उसकी, तो जर्मनी उसमें हार गया। ठीक है, तो जो अलाइड पावर्स थे जिन्हें मित्र राष्ट्र कहते हैं, उन्होंने फ्रांस के वर्साई में एक संधि की। ठीक है, फ्रांस के वर्साई में एक संधि की, तो उस अपमानजनक संधि का नाम था वर्साई की संधि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको इसी में थोड़ा सा समझते हैं कि उस संधि में हुआ क्या था। ठीक है, तो एक्चुअली इसमें हुआ क्या कि इस संधि के तहत जो जर्मनी था उसे अपनी 13% जमीन देनी पड़ी। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ऐसे सेगमेंट। 75% आयरन के भंडार और 26% कोल के भंडार। ठीक है, 75%, 75% आयरन के भंडार और 26% कोयले के भंडार भी खोने पड़े जब उन्होंने अपनी 13% जमीन दे दी। ठीक है, और इसके अलावा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसके अलावा क्या किया गया कि जर्मनी के ऊपर 6.5 बिलियन डॉलर का बिलियन पाउंड का एक भारी भरकम जुर्माना थोप दिया गया। ठीक है, जिसे जर्मनी की जनता ने एकदम अपने लिए बेइज्जती की तरह समझा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्साई की संधि। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसे उपहास पूर्वक नवंबर के अपराधी कहा जाता था। नवंबर क्रिमिनल्स किसको कहा जाता था। ठीक है, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो हम थोड़ा सा मुद्दे की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्या हुआ कि जब विश्व युद्ध खत्म होने लगा, ठीक है, तो जर्मनी में एक नई डेमोक्रेटिक पार्टी की गवर्नमेंट बनी। ठीक है, जिसका नाम था वेइमर रिपब्लिक। क्या नाम था? वेइमर रिपब्लिक, ये नाम था। ठीक है, वाइमर गणराज्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो विश्व युद्ध जब खत्म होने लगा तो जर्मनी में एक नई लोकतांत्रिक सरकार बनी जिसका नाम था वेइमर रिपब्लिक। ठीक है, जिसे वेइमर रिपब्लिक कहा गया। इसके बाद समझिएगा, अब क्योंकि 1918 में युद्ध खत्म हो रहा है और निर्णय के तौर पे इसी सरकार ने एक अपमानजनक संधि साइन कर ली, वर्साई की संधि, जो अभी अभी हमने ऊपर की थी। जब इन्होंने ये संधि साइन कर ली ना, तो जो उस टाइम पे रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी लोग थे, बात समझिएगा, रूढ़िवादी और राष्ट्रवादी लोग, वो इनको ताना मार के कहते थे नवंबर क्रिमिनल्स, मतलब नवंबर के अपराधी। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 3 है, वाइमर संविधान के किस अनुच्छेद ने राष्ट्रपति को आपातकाल लगाने की शक्ति दी। ठीक है, वाइमर कॉन्स्टिट्यूशन गिव द प्रेसिडेंट पावर्स टू इंपोज इमरजेंसी। बताना है कौन सा था आर्टिकल, तो आर्टिकल 48 था। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अब आर्टिकल 48 क्या था? ये वाइमर के संविधान की एक बहुत बड़ी कमी थी। ठीक है, ऑल्दो कई बार ये बहुत अच्छा होता था, पर ये एक बहुत बड़ी कमी थी। क्यों? क्योंकि इसका दुरुपयोग होने लगा था। कभी भी इमरजेंसी लगाने से नागरिकों के अधिकार छीन लिए जा रहे थे, सिविल राइट्स को छीन लिया जा रहा था। ठीक है, और सीधे आदेशों के जरिए राज अधिकार दिए जा रहे थे। ठीक है, मतलब सीधे सेंट्रल से वो आ रहा था। तो इस तरह बार बार आर्टिकल के गलत इस्तेमाल की वजह से लोकतांत्रिक व्यवस्था बहुत ज़्यादा कमजोर हो गई और लोगों का लोकतंत्र से ही विश्वास उठ गया, क्योंकि बार बार आर्टिकल 48 का गलत यूज कर रही थी गवर्नमेंट। ठीक है, इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज किस वर्ष धराशायी हुआ? पहले तो आपको पता होना चाहिए वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्या है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर बाजार है। ठीक है, अब अमेरिका का सबसे बड़ा शेयर बाजार है तो जाहिर सी बात है वर्ल्ड का सबसे बड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि 1929 में ये धराशायी हो गया। ठीक है, अचानक से ध्वस्त हो गया। ठीक है, जिसे कहते हैं हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इसको बोलते हैं, मतलब महान आर्थिक मंदी की शुरुआत हो गई यहाँ से। ठीक है, ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। ठीक है, तो हुआ क्या कि अमेरिका ने जर्मनी की मदद की थी, लेकिन जब उसका स्टॉक एक्सचेंज ही धराशायी हो गया तो उसने वो मदद वापस ले ली। तो इससे जर्मनी पर बहुत भयानक असर पड़ने लगा। वहाँ के उसके उद्योग बंद हो गए और वहाँ लाखों लोग बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो इसलिए ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। नाजी जर्मनी में जुंग वोल्फ क्या था? ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो समझते हैं। नाजी जर्मनी में जुंग वोल्फ क्या था?
ये था 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए एक नाजी युवा समूह, ठीक है, नाजी यूथ ग्रुप फॉर चिल्ड्रन अंडर 14। हिटलर का ऐसा मानना था, तो पहले तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो हिटलर का ऐसा मानना था उस वक्त कि एक मजबूत नाजी समाज बनाने के लिए बच्चों पर बचपन से ही नियंत्रण की जरूरत है। वो कह रहा था कि बच्चों को बचपन से नियंत्रण करो, ठीक है, अभी से कंट्रोल करो, ठीक है। तो 10 साल से कम या 14 साल तक के जो बच्चे थे उनके लिए जुंगवोल्क नामक का संगठन बनाया गया और यहाँ बच्चों का ब्रेन वॉश किया जाता था। उन्हें युद्ध की पूजा करना, लोकतंत्र से नफरत करना और यहूदियों से घृणा करना, है ना, आपको तो पता है जर्मनी का ये बहुत वो था, यहूदियों से घृणा करना, तो ये सब उन्हें सिखाया जाता था, ठीक है। और बाद में उन्हें हिटलर यूथ में शामिल कर दिया जाता था। आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना। तो हिटलर जर्मनी का चांसलर बना था 30 जनवरी 1933 में, 1933 में, ठीक है। बात समझिएगा, 30 जनवरी 1933 को जर्मनी के राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को जर्मनी का चांसलर, ठीक है, बनने का न्योता दिया। चांसलर क्या होता है? मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद होता है चांसलर का, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ चांसलर क्या होता है। चांसलर किसी भी मंत्रिमंडल का सबसे शक्तिशाली पद होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो हिंडनबर्ग थे उन्होंने आमंत्रित किया था, ठीक है। और जैसे ही हिटलर इस पद पे बैठे तो उन्होंने लोकतंत्र को खत्म कर दिया और तानाशाही करना शुरू कर दी उन्होंने, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 3 मार्च 1933 के एनेबलिंग एक्ट ने क्या स्थापित किया, बताइए। तो जो 3 मार्च 1933 का एनेबलिंग एक्ट था उसने क्या स्थापित किया? तो उसने पता है क्या स्थापित किया? इस एनेबलिंग एक्ट का मतलब ये था तानाशाही से रिलेटेड, ठीक है, डिक्टेटरशिप, ठीक है। तो 3 मार्च 1933 को जर्मनी में ऐतिहासिक इनेबलिंग एक्ट पास किया गया, ठीक है। और इसके तहत संसद की परवाह किए बिना, ठीक है, कानून बनाने का अधिकार हिटलर ने ले लिया, ठीक है। और आगे अगर इसमें हम कुछ कहें तो बस इतना सफिशिएंट है, संपूर्ण तानाशाही वहां पे आ गई थी बस, ठीक है। नेक्स्ट, हिटलर ने आर्थिक सुधारों की जिम्मेदारी किस अर्थशास्त्री को सौंपी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी थी हयालमर शाक्त को, ठीक है। इसको हयालमर शाक्त पढ़ेंगे, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है। और क्यों उन्होंने सौंपी आपको ये समझना जरूरी है। मंदी से टूटी जर्मनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए हिटलर ने मशहूर अर्थशास्त्री हयालमर शाक्त को ये जिम्मेदारी सौंपी, ठीक है। अब शाक्त ने क्या किया कि सरकार के पैसे से चलने वाले रोजगार कार्यक्रम शुरू किए। उन्हीं के दिमाग की उपज थी कि जर्मनी का मशहूर वोक्सवैगन जो है, ठीक है, जो वहाँ की कार कंपनी है, अगर आपको पता हो, बहुत अच्छी कार बनाती है वोक्सवैगन, ठीक है। तो वोक्सवैगन का मतलब था लोगों की कार। इस कंपनी को उन्होंने शुरू किया, ठीक है। ऑटो इंडस्ट्री काफी ऊपर लेके आने की कोशिश थी उनकी। आगे बढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संधि जो 1940 में हुई थी, किसके किसके बीच इसका हस्ताक्षर हुआ था, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जर्मनी, इटली और जापान, ठीक है। 1940 में जर्मनी, इटली और जापान ने एक दूसरे के साथ देने के लिए इस त्रिपक्षीय संधि को सिग्नेचर किया था, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, इन तीनों देशों के समूह को क्या कहा जाता था, आपको ये पता होना चाहिए। इन तीनों देशों के समूह को कहा जाता था एक्सिस पावर्स, ठीक है, एक्सिस पावर्स, ठीक है, धुरी राष्ट्र, ठीक है। आई होप ये पॉइंट आप समझ रहे होंगे। और इसके बाद से हिटलर का प्रभाव भी बहुत बढ़ गया था। नेक्स्ट, हमारा 10th क्वेश्चन है, लेबेंसराउम क्या था, ठीक है, व्हाट वाज लेबेंसराउम, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझिए कि लेबेंसराउम क्या है। ये क्या था? लिविंग स्पेस फॉर जर्मन्स, जर्मनियों के रहने की एक जगह थी, ठीक है। रहने की जगह को आप लेबेंसराउम कहते थे, ठीक है। ये लेबेंसराउम का मतलब ये होता है लिविंग स्पेस, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, हिटलर जो थे ना, ठीक है, हिटलर की जो भू राजनीतिक मतलब जियो पॉलिटिकल अवधारणा थी वो ये थी कि जर्मनी राष्ट्र के संसाधनों और आबादी को बढ़ाने के लिए नए इलाकों पर कब्जा करना जरूरी है, ठीक है। और इसी सोच के चलते उसने पोलैंड और पूर्वी यूरोप पर हमला भी किया था। आपको ये बात पता होनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से बता रहा हूं, उसको जर्मनियों के रहने की जगह चाहिए थी और जगह बढ़ा रहे थे वो, ठीक है। तो जो हिटलर थे उनकी ये अवधारणा थी कि जर्मन राष्ट्र के संसाधनों मतलब रिसोर्सेस के लिए और आबादी को बढ़ाने के लिए नए इलाकों पर कब्जा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो लेबेंसराउम की जरूरत थी। आगे बढ़ते हैं। बात वही होती है कि हमें कुछ अच्छा सीखना है तो हम कैसे सीखेंगे, हमें कुछ बुरा सीखना है तो हम कैसे सीखेंगे, ठीक है। तो अच्छी चीजें सीखने जब जा रहे थे तो कुछ गलत तरीके से सीख लिया गया, ठीक है। नाजी विचारधारा किसके नस्ली पदानुक्रम के विचारों से प्रेरित थी, ठीक है। मतलब कि क्या कह रहे हैं, नाजी आइडियोलॉजी वाज इंस्पायर्ड बाय द रेशियल हायरार्की आइडियाज ऑफ, किसके रेशियल हायरार्की आइडियाज से रिलेटेड है, ठीक है, यह प्रभावित है। तो
चार्ल्स डार्विन और हर्बर्ट स्पेंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब बात समझिएगा। जो वैज्ञानिक थे ना डार्विन, ठीक है, उन्होंने क्या किया था, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था। आपको पता होना चाहिए, मैं एनएस लिख रहा हूँ। तो चार्ल्स डार्विन ने नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया था और हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ताकतवर है वही बचेगा। ठीक है, ये दो बातें थी। तो हुआ क्या, नाजियों ने इन दोनों सिद्धांतों को अपनी घटिया नस्लवादी सोच के हिसाब से सही करने की कोशिश की। ठीक है, नाजियों ने तर्क दिया कि जो उनके नॉर्डिक आर्य नस्ल है वो सबसे ताकतवर है और इसलिए उसे ही जीने का हक है, बाकी किसी को जीने का हक नहीं है, जो कि बकवास था, है ना, पूरी तरह। पर आप क्या कर सकते हैं, ब्रेन वॉश पीपल ऐसा ही बिहेव करते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जब इन्होंने दिया था तो इन्होंने भी नहीं सोचा था, ये सोच के दे रहे हैं वो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सच जेबीटी में कभी आया भी है, ये सीटेट जेबीटी में कहीं आ चुका है ये क्वेश्चन। नाजी शब्दावली में निकाशी शब्द का क्या अर्थ था? ठीक है, तो याद रखिएगा नाजी शब्दावली की बात की है। ठीक है, तो नाजी शब्दावली में निकाशी शब्द का अर्थ था लोगों को गैस चैम्बर में भेजना, डिपोर्टिंग पीपल टू गैस चैम्बर्स। ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाजी अधिकारी अपने आधिकारिक भाषा में हत्या, कत्ल जैसे शब्दों का सीधा इस्तेमाल नहीं करते थे, इसलिए वो कहते थे निकासी, इवैक्यूएशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मतलब किसी को बेवकूफ़ बनाना हो तो कोड वर्ड्स में बोलते थे। सपोज मारने को उन्होंने निकासी नाम दे दिया था। ठीक है, जिससे आम आदमी को पता न चले। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर ऑफ हिटलर? हिटलर का प्रचार मंत्री कौन था? तो बी आपका करेक्ट आंसर है, गोएबल्स। ठीक है, गोएबल्स करेक्ट आंसर है। ठीक है, पूरा नाम था जोसेफ गोएबल्स, जो कि एग्जाम में पूरा नहीं आता है, गोएबल्स ही आ सकता है। तो हिटलर का एक प्रोपेगेंडा मंत्री था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, चलिए आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ से एक बात भी, कि मीडिया, रेडियो, पोस्टर और मूवीज़ के थ्रू, ठीक है, हिटलर को ये भगवान या मसीहा की तरह पेश करवाता था गोएबल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हिटलर की थिंकिंग भी अजीब हो चुकी थी। ठीक है, तो वो तो मतलब नाजीवाद को बढ़ावा देना चाह रहे थे। तो ऑनर क्रॉस गोल्ड उन माताओं को दिया जाता था जिनके बच्चे जिन्होंने पैदा किए हों। ठीक है, तो जो भी माताएं, इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 8 या 8 से अधिक बच्चे देती थीं उनको हिटलर ऑनर क्रॉस दिलवाता था। ठीक है, गोल्ड था। ठीक है, ऑनर क्रॉस दिलवाता था, सॉरी। अच्छा, पता है अलग अलग उनके लिए अलग अलग रूल था। जैसे 4 बच्चे अगर हो रहे हैं तो 4 बच्चों पे क्रॉस दिलवाता था। कौन सा क्रॉस दिलवाता था? ब्रॉन्ज। ठीक है, ब्रॉन्ज। वैसे शायद नहीं आएगा, पर फिर भी ये वाला इंपॉर्टेंट है, बस फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। 6 बच्चों पे दिलवाते थे सिल्वर। ठीक है, और 8 अगर हो गए तो गोल्ड मिलता था, जिसका नाम था ऑनर क्रॉस। आगे बढ़ते हैं। द फेमस फायर डिक्री वॉज इशूड ऑन? प्रसिद्ध अग्नि डिक्री कब जारी की गई थी? ये क्वेश्चन अच्छा है। ठीक है, 28 फरवरी 1933 को ये जारी की गई थी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जर्मन संसद भवन में 27 फरवरी को संदिग्ध आग लगाई गई। ठीक है, और इसके ठीक अगले दिन 28 फरवरी को, ध्यान दीजिएगा, 27 फरवरी को एक संदिग्ध आग लगाई गई, जिसके बाद 28 फरवरी को हिटलर ने एक फायर डिक्री जारी की थी। ठीक है, और मतलब वही था कि अनिश्चित काल के लिए उनकी स्वतंत्रता, भाषण देना, आज़ादी, सभा करना, ये सब रद्द कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। ये इतिहास का एक बड़ा गंदा पन्ना है। ठीक है, कब्जे वाले पोलैंड में सभी अवांछितों का गंतव्य कौन सा शहर था? ठीक है, अवांछितों का मतलब बात समझिएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं आसान करता हूँ। तो क्या था कि जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा कर लिया ना, तो उसने उसके एक हिस्से को जनरल गवर्नमेंट नाम दिया। ठीक है, जनरल गवर्नमेंट नाम दिया। ठीक है, ये ऐसा समझिएगा, जब जर्मनी ने पोलैंड पे कब्जा किया तो उसके एक हिस्से को जनरल गवर्नमेंट नाम दिया। अब यहाँ होता क्या था, इस जगह पे ये लोग यहूदियों को, जिप्सियों को, या फिर पॉलिश जो लोग थे, ठीक है, पोलैंड वाले, उन्हें इस इलाके में फेंक दिया जाता था, रहने के लिए फेंक दिया जाता था, जहाँ बड़े बड़े किलर सेंटर होते थे, किलिंग सेंटर होते थे, गैस चैम्बर्स होते थे। ठीक है, तो जनरल गवर्नमेंट यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ें। हिटलर के सत्ता संभालने के बाद जर्मनी के किस शहर में कम्युनिस्टों का बड़ा दमन हुआ? ठीक है, तो डसेलडोर्फ। ठीक है, डसेलडोर्फ शहर था जहां कम्युनिस्टों का, साम्यवादियों का बहुत बड़ा दमन वहां पे किया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सैन्य न्यायाधिकरण कहाँ स्थापित किया गया था? तो नूर्नबर्ग में स्थापित किया गया था। ठीक है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1949 में ठीक है खत्म हुआ, तो नूर्नबर्ग शहर जो में इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, मिलिट्री का ट्रिब्यूनल मतलब स्थापित किया गया। ठीक है, आगे बढ़ें। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए तो बहुत ज़्यादा। यहूदी सपनों के बारे में चार्लोट बेराडट द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या था? तो थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स। आगे बढ़ते हैं।
हमारा 20th क्वेश्चन है, 1923 में जर्मनी ने मुआवजे का भुगतान करने से इनकार कर दिया, जिसके कारण फ्रांस ने कब्जा कर लिया। बताइए कहाँ पे फ्रांस ने कब्जा कर लिया था? तो जर्मनी के रूहर में कब्जा कर लिया था। रूहर ये सब लिखने को आपको मिल जाएगा। अब थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन सुनते हैं इसका क्या है। 1923, ठीक है, 1923 में जब आर्थिक तंगी के कारण जर्मनी ने युद्ध का हर्जाना देने से मना कर दिया था, तो फ्रांस ने जर्मनी के सबसे बड़े औद्योगिक शहर और कोयला उत्पादक क्षेत्र पर, ठीक है, कब्जा कर लिया था, जो कि रूहर था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और इतना सफिशिएंट है। क्या है ये, थोड़ा सा आपको देखने में अजीब लग रहा होगा, अगर आपने बुक पढ़ी होगी तब तो ठीक है। ये एक्चुअली में क्या है कि नाजियों ने पूरे देश को नियंत्रण करने के लिए एक विशेष तरह की पुलिस बल बनाए थे। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ बीएसएफ है, सीआईएसएफ है, ठीक है, आरपीएफ है। तो इस तरह से बहुत सारी फोर्सेस बनाई गई थी। ठीक है, तो पहले आती है यहाँ पे गेस्टापो। गेस्टापो क्या था? तो ये था सीक्रेट स्टेट पुलिस। ठीक है, मतलब आपका बी नंबर। ठीक है, तो बी का पहला। एसएस क्या है? तो ये एसएस आपका प्रोटेक्शन स्क्वाड्स है। क्या है? प्रोटेक्शन स्क्वाड्स है। और एसडी क्या है? ये सिक्योरिटी सर्विस है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा 213। क्या होगा? 213, 213, सॉरी, B1 का B, इसका ये ए और इसका ये करेक्ट ए है। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ए नंबर। नेक्स्ट, इसे थोड़ा अटेंड करते हैं। ठीक है, 1914 में क्या हुआ था? जर्मनी इन्वेड्स पोलैंड? नहीं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस, ये हुआ था। जर्मनी इन्वेड्स यूएसएसआर, ये तो 1914 में नहीं हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगिंस 1914 में। ठीक है, ये हो गया आपका 1 का बी। ठीक है, उसके बाद 1939 में क्या हुआ था? 1939 में जर्मनी का पोलैंड पर हमला हुआ था, जिससे वर्ल्ड वॉर सेकंड की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए। ठीक है, तो सेकंड का ए। अब बचता है थर्ड का सी, है ना। जर्मनी इन्वेड्स यूएसएसआर, तो 1941 में क्या किया था? जर्मनी ने यूएसएसआर पे हमला कर दिया था। ठीक है, और इसे हिटलर की बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल भी माना जाता है। थोड़ा सा इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक, तो करेक्ट आंसर होगा हमारा BAC, है ना, 1। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हमारा अगला क्वेश्चन है 23rd नंबर का, कि ये यूसरर, इसको शायद बोलते हैं ना, हिंदी में इसको कहते हैं सूदखोर। क्या कहते हैं? सूदखोर है ये। ठीक है, तो सूदखोर कौन होता है? जो अत्यधिक ब्याज लेने वाला होता है। ठीक है, जो बहुत ज़्यादा ब्याज लेता है वो होता है सूदखोर। तो मनी लेंडर चार्जिंग एक्सेसिव इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये सूदखोर। गेट्टो क्या है? गेट्टो ये किसी समुदाय में जबरन रहने वालों के लिए बनाई गई एक अलग जगह होती है, घनी बस्ती होती है। ठीक है, तो ये इसका होगा ये बी का सी, सेग्रीगेटेड एरिया ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, सिनोनॉक क्या होता है? तो ये यहूदियों का धार्मिक स्थल है। ठीक है, सॉरी ये नहीं होगा, इसका ये इसका ए होगा। ठीक है, अ प्लेस ऑफ वर्शिप फॉर ज्यूज, यहूदियों का धार्मिक स्थल है, प्रार्थना घर है। ठीक है, तो थर्ड का ए होगा। ठीक है, ये मैं यहाँ पे थर्ड लिख दे रहा हूँ, इनके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक, आगे बढ़ें। यहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं, सॉरी। पहला प्रश्न है कि मतलब पहले बोल क्या रहा है? प्रथम विश्व युद्ध के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, चलिए विचार करते हैं। यूरोप लेनदारों के महाद्वीप से देनदारों के महाद्वीप में बदल गया। क्या ये बात सही है? जी हाँ, ये बात एकदम सही है। पहले जो यूरोप लोगों को कर्ज देता था, बाद में खुद वो कर्ज में डूब गया। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध ने दरअसल पूरे यूरोप को ही हिला के रख दिया था। ठीक, इसके बाद वाइमर गणराज्य मुआवजा देने के लिए मजबूर होने के कारण आर्थिक रूप से पंगु हो गया था। जी हाँ, ये भी एकदम सही बात है, और ये एनसीईआरटी की स्टेटमेंट है, ये मेरे बनाए हुए स्टेटमेंट नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, 1 एंड 2 दोनों सही। ठीक है, दोनों बातें एकदम सही हैं। आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, हिटलर की विदेश नीति से संबंधित है, तो उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, हमारा प्रश्न है, जर्मनी 1933 में लीग ऑफ नेशन से बाहर हो गया। क्या आपको पता है ये बात? ये बात एकदम सही है, जर्मनी जो है 1933 में लीग ऑफ नेशन से बाहर हुआ था। ठीक है, तो ये एकदम सही है। हिटलर ने सत्ता संभालते ही विदेशी मामलों में अपना आक्रामक रुख अपनाया। रुख बोल रहा था मैं। ठीक है, क्या हुआ कि भाई अगर आप किसी इंटरनेशनल उसके से जुड़ के रहते हो, तो आपको उनकी बातें समझनी पड़ती हैं, आपको उनकी सुननी पड़ती है। ठीक है, तो हिटलर को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए 1933 में वो लीग ऑफ नेशन से बाहर हो गया। ठीक है, तो ये एकदम सही है। हिटलर ने 1936 में राइनलैंड पर फिर से कब्जा कर लिया। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जैसे ही 1936 में वर्साई की संधि का उल्लंघन हुआ, ठीक है, तो राइनलैंड पर उसने अपनी दोबारा सेना को भेजकर कब्जा कर लिया। दोनों ही बातें सही हैं, बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट,
फिर से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है हमारा। कंसीडर द स्टेटमेंट अबाउट एजुकेशन इन नाजीज स्कूल। ठीक है, तो नाजी स्कूलों में शिक्षा के बारे में हमें बताना है, क्या हालात थे वहाँ पे। स्कूलों में यहूदी शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया। जाहिर सी बात है, जब उन्हें मार रहे हैं तो बर्खास्त कर ही देंगे, है ना। तो ये एकदम सही है। नस्ल के नाजी विचारों को सही ठहराने के लिए स्कूल की पाठ्य पुस्तकों को फिर से लिखा गया, ये भी एकदम सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, टफ बनाने की कोशिश नहीं करता हूँ क्योंकि मैं एनसीईआरटी से ही पिक करता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि आपने पढ़ा होगा वहीं से। ठीक है, तो मंदी जो 1929 और 1932 की थी उससे संबंधित प्रश्न है। जर्मनी में औद्योगिक उत्पादन अपने 1929 के स्तर के 40% तक गिर गया था। ये बात एकदम सही है, ये डाटा मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है तो मैंने यहाँ पे रख दिया था। जर्मनी में बेरोजगारों की संख्या 60 लाख तक पहुंच गई थी। ये बात भी एकदम सही है, तो दोनों पॉइंट एकदम सही है। ठीक है, रीडिंग के टाइम पे थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है आपको भी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट, हमारा अगला 28 नंबर का क्वेश्चन है रिगार्डिंग द नाजी वर्ल्ड व्यू। ठीक है, नाजी विश्व दृष्टि के संबंध में। ठीक है, तो आइए समझते हैं। सुनहरे बाल, नीली आंखें वाले नॉर्डिक जर्मन आर्य पदानुक्रम के सबसे ऊपर थे। हाँ, उनका ऐसा मानना था कि ऊपर थे। ठीक है, तो ये पहला सही है। यहूदियों को नस्ल विरोधी और आर्यों का कट्टर दुश्मन माना जाता था। ये बात भी एकदम सही है, मतलब हमारे अकॉर्डिंग नहीं, नाजी की दृष्टि से है। ठीक है, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, यहूदियों के प्रति घृणा पैदा करने के लिए बनाई गई प्रसिद्ध प्रचार फिल्म का नाम क्या था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, द इटर्नल ज्यू। ठीक है, नाजियों ने यहूदियों के खिलाफ नफरत को लोकप्रिय बनाने के लिए मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया था। ठीक है, जैसा आज की गवर्नमेंट भी करती हैं या लोग करते हैं। खैर, उस मामले में नहीं जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी द्वारा किस देश पर आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। हमने अभी इसको डिस्कस किया था कि ये क्यों शुरू हुआ था। जब जर्मनी ने पोलैंड पर 1 सितंबर 1939 को जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, तो दूसरे वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो गई थी। ठीक है, और पोलैंड की सुरक्षा किसने दी थी, आपको पता है वर्ल्ड वॉर हुआ क्यों था। चलिए बात को समझते हैं। जर्मनी पे अटैक किया था, जर्मनी ने अटैक किया था पोलैंड पे। ये तो दो देशों की लड़ाई है, तो कैसे ये लड़ाई इतनी बढ़ गई। तो ये लड़ाई इस तरह से इतनी बढ़ी क्योंकि पोलैंड को सुरक्षा की गारंटी किसने दी थी पता है, कि तुम पे आक्रमण होगा तो हम तुरंत आएंगे। ये गारंटी दी थी ब्रिटेन और फ्रांस ने। ठीक है, ब्रिटेन प्लस फ्रांस ने, और इसीलिए इन्होंने तुरंत फिर जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। ठीक है, इस तरह से वर्ल्ड वॉर सेकंड शुरू हो गया। आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए सफिशिएंट होंगे। कल ब्रेक होगा, परसों फिर क्लास आएगी। आप 4th चैप्टर करके आइएगा। एंड फील योर फ्यूचर विल लर्न विल हैव अ ब्राइट फ्यूचर इन दिस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो हाइप जरूर दें। ठीक है, थैंक यू।